मैं फौरन पलट जाऊंगा। मैं पलटू राम हूँ। मैं अत्याचार करने वाले का साथ दूंगा ही नहीं। जिसके साथ अत्याचार हो रहा है मैं उसका साथ दूंगा। मुसलमानों ने क्या काम किया कि उन्होंने भी बड़े अभी फारसी से ला कर नाम दिया, नाई नहीं हज्जाम। संस्कृतियां हिंदू मुसलमान नहीं होती, जैसे भाषा का कोई धर्म नहीं होता कि ये हिंदुओं की भाषा है ये मुसलमानों की भाषा। वैसे ही संस्कृतियां तो भौगोलिक होती हैं। पहला सवाल ये होना चाहिए था कि आपको ये बात कब समझ में आई कि मुस्लिम समाज में जातिवाद है। कहीं भाषण चल रहा था, मैं इनके बगल में बैठा हुआ था, तो भाषण पढ़ने वाले ने गफलत शब्द का इस्तेमाल किया एक जगह। तो बोले कि बताइए, ये इसको गलतफहमी के अर्थ में कह रहे हैं। गफलत का मतलब तो लापरवाही होता है। अब असलियत क्या थी कि वो जो भाषण पढ़ा जा रहा था वो अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा मैंने किया था। तो गफलत शब्द का जो गलत अर्थ है वो मेरा ही था। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दे रहा था, तो मैंने पूछा कि खोरी शब्द का अर्थ क्या है। सब अध्यापक थे, प्रेशर कोर्स था। सब डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों के अध्यापक। मैंने पूछा खोरी क्या है। सूरदास ने लिखा है, देखी ना ही कबहू ये खोरी। तो लोगों ने कहा गली। मैंने कहा रॉन्ग। अब भी भाग ही रहा हूं लगता है। तो इसके इतने रूप देखे हैं मैंने, इतने रंग देखे हैं मैंने, इतनी छवियां देखी है मैंने कि वो सब भरा हुआ है। ये दिखता नहीं, ऊपर से दाढ़ी उड़ी रख लिया, टोपी लगा लिया, नमाज पढ़ लिया और ठीक है मुसलमान है। अरे इसका मतलब कुछ है। तब से तो मैंने वहीं से खोजबीन मेरी शुरू हो गई। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब 75 के हुए हैं, नहीं तो जितनी किताबें हैं पूरा रचना संसार देखिए तो लगेगा 90 से कम तो क्या हुए होंगे। ये मित्रों, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। मैंने सोचा कि इससे पहले कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि मैं विशेष रूप से श्री भाई अशोक माहेश्वरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे राजकमल प्रकाशन समूह का, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से। ये केवल शब्द नहीं है कि उन्होंने यह आयोजन किया अपने एक लेखक के लिए, और वो भी कोई बहुत महान लेखक नहीं हूँ मैं, एक अंदाजा लेखक हूँ जिसके लिए इतना भव्य आयोजन किया और इतने लोग यहाँ आ जाएंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि, लेकिन लोग आए। तो आप सब लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए। इसके बाद बाहर एक बात हुई, जब मैं आया तो मैंने कहा अंदर ही रहस्य उद्घाटन करूंगा, तो यहाँ सुनने वाले इक्के दुक्के हैं, वहाँ बहुत लोग होंगे क्योंकि वह प्रश्न गणितीय था और है। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी किताब,
एक शिलीमुखी नाम से एक सज्जन ने प्रेमचंद पर आलोचनात्मक किताब लिखी थी, जरूर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद की एक कहानी, शायद 1.25 सेर गेहूं को लेकर के कितना वो उधार देता है, फिर मिलता कितना है, जोड़ का बताता कितना है, इसको आधार बनाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि प्रेमचंद को गणित नहीं आती। तो गणित का ही प्रश्न है ये कि गणित के अनुसार मैं 76 वर्ष का हो गया, क्योंकि मेरी पुस्तकों पर जो जन्म तिथि छपी है वह है 5 जुलाई सन 1949। तो गणित के छोटा मोटा विद्यार्थी अगर जोड़ेगा तो 76 साल का हो जाएगा। अब तो 75 क्यों? इसलिए कि वह वास्तविक जन्म तिथि नहीं है, वह अध्यापक द्वारा दी गई जन्म तिथि है। मेरी वास्तविक जन्म तिथि 3 अगस्त 1950 है। तो इस प्रकार मैं अब जाकर 75 वर्ष का हुआ हूँ। इसलिए इसके लिए राजकमल प्रकाशन को दोष न दें कि उन्हें गणित नहीं आती। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 परीक्षक हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, ये मेरी परीक्षा लेंगे, परीक्षा लीजिए। ये तो खैरियत है कि आपने कहा परीक्षा लीजिए, नहीं तो धन्यवाद ज्ञापन कर चुके थे। अच्छा, जब अशोक जी कह रहे थे कि उनके कमला नगर वाले घर पे गए तो थोड़ी देर में आलती पालती मार के कुर्सी पे बैठ गए, तो मैंने यहाँ की कुर्सी का साइज देखा और मैं निश्चित हुआ कि इस पर पालती नहीं मारी जा सकती। अरे भाई, वो घर था तो मैं घर में बैठा हुआ था, ये घर थोड़ा है। कोई नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब मेरे लिए आश्चर्यजनक खबर थी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब 75 के हुए हैं। नहीं तो जितनी किताबें हैं, पूरा रचना संसार देखिए तो लगेगा 90 से कम तो क्या हुए है ना। तो आप लोगों को एक दूसरी बात से भी आश्चर्य होगा कि मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह से डरता हूं। इनसे भी कोई डर सकता है, आप सोचिए। और डरता क्यों हूं, उसका कारण है, हर चीज के बारे में बड़े परफेक्शनिस्ट हैं। 2 इंसिडेंट्स बताता हूं आपको। मतलब उसमें डरने का कारण अभी इनको नहीं पता होगा, मुझे पता है सिर्फ। कहीं भाषण चल रहा था, मैं इनके बगल में बैठा हुआ था, तो भाषण पढ़ने वाले ने गफलत शब्द का इस्तेमाल किया एक जगह। तो बोले कि बताइए, ये इसको गलतफहमी के अर्थ में कह रहे हैं। गफलत का मतलब तो लापरवाही होता है। अब असलियत क्या थी कि वो जो भाषण पढ़ा जा रहा था वो अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा मैंने किया था। तो गफलत शब्द का जो गलत अर्थ है वो मेरा ही था, और ये मुझे से कह रहे हैं बताइए गलतफहमी के अर्थ में किया। और मैं समझ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाले सेंस में ही मैंने गफलत शब्द को वहां इस्तेमाल किया था। एक और मौका ऐसा था, भाषण में कहीं मैं जाके इनके बगल में बैठ गया, सुल्तान संग बैठी बैठी वाला हिसाब था। तो जहां देखा कि अब्दुल बिस्मिल्लाह है, बगल में बैठ गए। तो भारतेंदु के लेख की बलिया भाषण की चर्चा आई। तो भाषण देने वाले ने कहा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु के बलिया भाषण का शीर्षक है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, ये शीर्षक नहीं है। तो मैंने कहा कि यही तो है सर, और क्या है। तो बोले नहीं, शीर्षक है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और मैंने देखा बाद में यही ओरिजिनल शीर्षक है। तो अब इनसे सवाल करने में ये पता चला कि सवाल मैंने किया, ये कहेंगे ये क्या सवाल हुआ, आपने तो सवाल ही गलत कर दिया है। तीसरी बार बगल में बैठ गए। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूं जिसका जवाब यही होगा कि ये क्या सवाल हुआ, कि क्या आपको बेहतर लगता है इस मौके पर मैं आप पर भाषण देता हुआ अच्छा होता है, या मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये बेहतर है।
सवाल करेंगे ये बेहतर है। आप सवाल करेंगे ये बेहतर है। चलिए, ये तो बहुत ही छोटे में निकल गया, मतलब इतना छोटा छोटा अगर आप जवाब देंगे तो पता चला कि हमारी बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये भाषण बहुत लंबा हो जाता है कई बार। हाँ, अभी एक इंटरव्यू हुआ मेरा, उसमें इंटरव्यू देने वाला इतना बोल रहा था कि जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। वो बोले जा रहा, मैं चुप बैठा हूँ। मैंने सोचा कि इंटरव्यू पता नहीं मेरा हो रहा है। आप कभी तो पूछिए। तो मैंने कहा था ना कि देखिए कितना खतरा है, तुरंत ये। अच्छा, मैं जो पहला सवाल मेरे जहन में है इस परफेक्शनिस्ट वाले मसले को लेकर था कि इनके यहाँ जो डिटेल्स आते हैं बहुत गजब का उसमें स्वभाव है, और वो डिटेल्स कितनी तरह की दुनियाओं के हैं। बहुत अलग अलग तरह की पृष्ठभूमि के लोग, बहुत अलग अलग तरह के पेशों के लोग, बहुत अलग अलग तरह के कस्बों, नगरों, महानगरों के लोग, और उन सब की गतिविधियों के बारे में जो इनके ब्यौरे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय लगते हैं। मतलब मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कथा साहित्य को ही पढ़ता रहा हूँ, तो कथा साहित्य के बारे में मुझे अंदाजा है कि ये डिटेल्स का परफेक्शन ऐसे ही नहीं आता है। अपने किसी दोस्त कथाकार से मैंने एक बार कहा कि इस मौके पर जो आपने इतना रहस्यवाद फैलाया है, क्या वहां देखा नहीं था उस जगह को? तो जवाब आया कि हाँ, सचमुच देखा नहीं था। इसीलिए भाषा का कुछ ऐसा धुंधलका क्रिएट किया है कि मुझसे वो डिटेल्स की ईमानदारी की कोई मांग ना करे। तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल किस्म का आपका स्टेटमेंट चाहता हूँ कि कितनी तरह की जिंदगियों में और कैसे कैसे झांकते आए हैं आप। जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से ये दिक्कत होती है, मैंने कहानी लिखने की कोशिश की है, बहुत असफल कहानीकार हूँ। अच्छा किया नहीं लिखी। हाँ, अरे लिखी है, और उसकी दिक्कतें वही तो शेयर कर रहा हूँ कि उसमें होता ये है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहां मुझे किसी दफ्तर का, किसी बस्ती का, कहीं किसी ऐसी जगह के ब्यौरे देने हैं जो मैंने देखा ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में, तो वो जगह छूट जाती है फिर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके व्यक्तिगत जीवनानुभव में ऐसा क्या है कि ऐसे बहुत सारे मौके जो हैं उनमें बहुत विश्वसनीय ब्यौरे आते हैं। इससे शुरुआत करते हैं बातचीत की। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मेरा जीवन एक रेखीय नहीं रहा। आमतौर पर ये होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है, जिस परिवेश में, उसी परिवेश में पलता बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है, फिर नौकरी में चला जाता है, फिर लेखक भी बन जाता है, लेखक भी बन जाता है, और फिर तरह तरह के लिखता है। और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या तीर मार रहा है। तो वो हवा में तीर होता है। मेरा जीवन एक रेखी नहीं था। अब देखिए, पुस्तक में, सब पुस्तक में छपता है जन्म, तो गांव का नाम छपा है बला, इलाहाबाद जिले के बलापुर नामक गांव में। तो गांव में जन्म ही तो हुआ है सिर्फ। बलापुर को देखा कहाँ मैंने? जो सूचना मुझे मिली, क्योंकि सूचना ये मिली कि जब मेरी आयु 2.5 वर्ष की थी, तभी मेरे माता पिता मुझे लेकर गांव छोड़ चुके थे। यहाँ ये भी बता दूं कि मेरे पिता तो इलाहाबाद के थे, बलापुर गांव के, लेकिन मेरी माँ जो थी वो वहाँ की नहीं थी।
मेरी माँ मध्य प्रदेश की थी। और रावी लिखता है उपन्यास, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा। वो मेरे पिता की चौथी पत्नी थी जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ। इस्लाम का पूरा पालन किया है 4 साल में। कोई संतान नहीं, मैं अकेली संतान, जिसके बारे में भी यह था कि मेरी माँ को यह विश्वास नहीं था कि ये जीवित रहेगा कि नहीं, क्योंकि मुझसे पहले जो 2 बच्चे पैदा हुए थे वो 1 वर्ष से अधिक कोई जिया नहीं, दोनों मर गए। मेरे अपने जन्म की कहानी रावी लिखता है में लिखी है, इसलिए वो दोहराऊंगा नहीं। रावी लिखता है, पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ी है तो जाहिर है कि ऐसे बच्चे के बारे में खतरा महसूस करती होगी स्त्री, क्योंकि उनको था कि ये भी मर जाएगा। तो 2.5 वर्ष की उम्र, वह गांव में लोग जो उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं उनको पता है कि घर होते थे, घर के ठीक बाहर कुआं होता था। तो हमारे घर के सामने भी कुआं था और उसमें कोई मेड़ वगैरह उसमें नहीं थी, जो बुढ़े उसमें कोई कुएं पर वो कि चबूतरा तो था, बुढ़े नहीं थी। और मैं उस पर खेल रहा था और गांव की कोई लड़की पानी भरने आई थी और देखा कि खेलते खेलते मैं कुएं की तरफ, और लड़की ने फौरन वो छोड़ दिया अपना, जो रस्सी फस्सी छोड़कर मुझे पकड़कर, मैं आधा मुझे सूचना मिली कि आधा मैं कुएं के अंदर लटक चुका था, पैर पकड़कर उसने खींच लिया और मैं आवाज दी, चिल्लाई और कहा भी कि गिर जाता अंदर, मर गया होगा। मेरी माँ ने कहा कि हम ऐसी जगह रहेंगे नहीं जहाँ कुआं हो, तो मर जाता है। रोने लगी, मेरे जिद पकड़ लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश। तो 2.5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे लेकर मध्य प्रदेश ले गए। तो अब मैं मध्य प्रदेश में पहुंचा, वो भी ऐसा इलाका मध्य प्रदेश का जो अत्यंत पिछड़ा हुआ आदिवासियों का इलाका। पहले वह मंडला जिले में पड़ता था, अब वो खुद जिला बन गया है, डिंडोरी। जबलपुर और अमरकंटक के बीच में, जबलपुर से करीब 140 किलोमीटर पर डिंडोरी है। तो डिंडोरी जिले का एक गांव, बीच में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के उस तरफ डिंडोरी, इस तरफ गांव जिसका नाम हिनौता। जहरबाद उपन्यास भी आत्मकथात्मक है, जिसमें वहीं का जीवन है। उस पूरे गांव में मुसलमानों के सिर्फ 2 ही घर थे, एक मेरी नानी का और एक हम जब चले गए तो हम कुछ दिन तक तो नानी के यहाँ शायद रहे, बाद में फिर एक अलग वहां रहे। अब देखिए कि मैं बड़ा हो रहा हूं जब, तो क्या देख रहा हूं मैं बलापुर तो नहीं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बलापुर, इलाहाबाद जिले का बलापुर, जहां आम के बाग, अमरूद के बाग मशहूर, खेत लहलहाते हुए, वहां जंगल, पहाड़, नदियां, झरने, अधरंगे लोग हैं। पैसा किसी के पास नहीं होता था, अनाज होता था सिर्फ। वो रविवार को एक दिन बाजार लगता था डिंडोरी,
तो लोग अनाज लेकर डिंडौरी जाते थे, अनाज बेचकर उस पैसे से नमक जरूर खरीदना है, मिट्टी का तेल जरूर खरीदना है, दीपक जलाना है, और जो जरूरी चीजें होती थी हल्दी मिर्चा वगैरह उसी से खरीदा, खत्म पैसा। अब इनके बीच मैं रहा, और उन गलियों में घूमता था, दुबला पतला गिर पसली का शुरू से था, दौड़ता था, गिरता था बहुत, इतनी चोटें लगी हैं मुझे कि बहुत दिनों तक उनके जख्म दिखाई पड़ते थे, अब तो भर हो गए होंगे। और वो गलियां भी क्या थी, ऊबड़ खाबड़ गलियां, और एक गली को दूसरी गली काट रही है, दूसरी गली को तीसरी गली काट रही है। इसीलिए जब सूरदास को पढ़ते हैं जब, तो सूरदास का शब्द आता है, राधा से जब पहली बार कृष्ण मिलते हैं तो दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तर होता है, तो राधा कृष्ण से पूछ रही है और कृष्ण और राधा से बात कर रहे हैं, तो कृष्ण पूछते हैं कि कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नाई कबहू यही खोरी। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दे रहा था, तो मैंने पूछा कि खोरी शब्द का अर्थ क्या है। सब अध्यापक थे, प्रेशर कोर्स था, सब डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों के अध्यापक। मैंने पूछा खोरी क्या है, सूरदास ने लिखा है देखी नाई कबहू ये खोरी। तो लोगों ने कहा गली, मैंने कहा रॉन्ग, मैंने कहा गलत, मैंने कहा वो खोरी के खास तरह की का रास्ता है, हाँ वो गली नहीं है, वो बनारस की गली नहीं है। वो गलियां तो पुरानी दिल्ली में भी है, लेकिन उन्हें खोरी नहीं कह सकते हैं। हाँ वो उस जमाने के ब्रज में जो रही होंगी वो खोरी उसे कह रहे हैं सूरदास। तो अगर नहीं देखी है खोरी तो आप गली लिखेंगे, हाँ। तो मैंने कहा खोरी हमने देखी, इसलिए मैं खोरी जानता हूं। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितने शब्द जानता हूं। और उन शब्दों के निहितार्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो अब इन जंगलों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, इनसे मैं अब ये जीवन है मेरा, चल रहा है। अब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पिता को चिंता हो गई कि, क्योंकि मेरे पिताजी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे, कुरान पढ़ा था तो अरबी भी कह सकते हैं। वैसे कुरान पढ़ने का मतलब नहीं कि अरबी जानता है कोई, हाँ, लेकिन महाराज हिंदी भी सीख ली थी। लेकिन उनको चिंता हो गई कि ये बड़ा हो रहा है, पढ़ाएंगे कहाँ इसको। ले लेकर डिंडौरी में एक स्कूल था, लेकिन नर्मदा क्रॉस करके जाना है। तो गर्मियों में तो नर्मदा को पैदल क्रॉस कर लेते थे, पानी सूख जाता था जगह जगह। लेकिन बाकी दिनों में एक ही पुल था जो कई मील आगे था, जहां से घूम कर जाना पड़ता था, साधन कोई नहीं। तो मेरे पिता चूंकि कुछ दिनों तक जंगल विभाग में नौकरी कर चुके थे, तो उनके कुछ संबंध रहे होंगे अधिकारियों से, तो गांव में मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने स्कूल खुलवाया। स्कूल खुलवाया और एक अध्यापक की नियुक्ति हो गई। अब स्कूल नाम की कोई चीज तो है नहीं,
अध्यापक ने कहा जाना कहाँ है? कहा है नौता नाम के गांव में चले जाना है। और मेरे पिताजी को लोग मुंशी जी कहते थे, पढ़े लिखे लोग मुंशी कहलाते थे। क्या बस मुंशी जी के यहाँ चले जाना है। अब वो मुंशी जी के यहाँ आ गए, अब हमारे यहाँ। अब जब नाम लिखाने के लिए पहले तो उनके रहने की व्यवस्था गुरुदेव की, फिर खैर वो तो हो गई। फिर ये हुआ कि स्कूल पढ़ाई कहाँ होगी। एक कोटवार एक पद होता था, कोटवार, वो एक आदिवासी सब थे। वो कोटवार ने अपना एक कमरा, उसमें लकड़ी और उपले कंडे वगैरह, कंडे उपले नहीं, ये उपले कंडे में, उपले में फर्क है, कंडा उपला। तो वो खाली कर दिया। कहा इसी, अब बच्चे ही नहीं, कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम लिखाने को तैयार नहीं। कहा ये पढ़ेगा तो हमारा घर का काम कौन करेगा। तो ये हुआ कि ताना मारते थे लोग कि पढ़ाना है अपने बेटे को तो अपने बेटे का नाम लिखाओ। अब मेरी उम्र सिर्फ 4 साल, इसीलिए वो 5 साल किया करने के चक्कर में 1 साल उम्र बढ़ाई गई। और चूंकि मैं, और वो जो जगह थी उसको वहां पहुंचने के लिए 2 घाटियां उतरनी पड़ती थी और एक नदी जंगली पार करनी पड़ती थी। तो मास्टर साहब मुझे आते से सुबह कंधे पर बैठा कर ले जाते थे स्कूल और शाम को घर छोड़ते थे। अब ऐसा जीवन, ऐसा बचपन ही जिसका गुजरा हो, आप कल्पना कीजिए कि वो उसको क्या क्या नहीं पता होगा, क्योंकि वो भोगा है भाई, जिया है उसको हमने। हाँ? और अभी 10-12 साल की उम्र हुई कि माँ का निधन। अब माँ का निधन हो गया, पिताजी की आज़ादी मिल गई, वो लेकर भागा इलाहाबाद, बलापुर। अब वो छूट गया। तो वो छूट ऐसे थोड़ा गया, अगर छूट गया हो तो बात कैसे पैदा होता। हाँ, अब अभी बलापुर में हम जब ही रहे थे, अवधी बोलना सीख ही रहे थे, अवधी कल्चर और उसको जान रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि तभी पिताजी का निधन हो गया। अब वो बलापुर भी छोड़ गए। चौथे दिन घर से निकाल दिया गया मैं। अब उसके बाद कहाँ गए जाऊं मैं, पैसे हैं नहीं, कभी कुछ दूर पैदल, कुछ दूर ऐसे चलते फलते किसी तरह से एक विदाउट टिकट ट्रेन में बैठकर मिर्जापुर पहुंच गया। मिर्जापुर जिले के एक कस्बे में मेरे पिता की जो तीसरी पत्नी थी, उनकी बेटी ब्याही थी। तीसरी पत्नी उनकी हिंदू थी। वो अब मिर्जापुर चला गया। अब बताइए, अब मिर्जापुर में पढ़ाई फिर से शुरू हुई 1 साल बाद। अब वो मिर्जापुर जिले का अंचल और पूरा उस इलाके का जो कुठाओं में है, उसमें वो मिर्जापुर। आप सोचिए कि इतनी जगहों पर फिर लास्ट में आए इलाहाबाद एमए करने के लिए। यानी बताइए कि जन्म से लेकर और इतने दिनों तक एक जगह बैठकर मैं, एक जगह रहने की नौबत ही नहीं आई। भाग ही रहा हूं। अब भी भाग ही रहा हूं लगता है। तो इसके इतने रूप देखे हैं मैंने, इतने रंग देखे हैं मैंने, इतनी छवियां देखी है मैंने, कि वो सब भरा हुआ है। जैसा समय आता है, जब लिखता हूं, उस वक्त कागज पर आ जाता है अपने आप। और फैयाज भाई, आपको उपन्यास पर कुछ सवाल? बहुत बढ़िया जानकारी मिली। बहरहाल सर ने एक ऐसी भूमिका बांध दी है कि मेरे लिए मुश्किल ज्ञान पड़ी है कि गोया मुश्किल मगर ना गोया मुश्किल वाला मामला हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल करूं और फिर मुझ पर भी वही इल्ज़ाम आए कि कोई सवाल करने वाला ही ज़्यादा बोल रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक संदर्भ ज़रूर रखूं और उसको
सवाल की तरह ले सकते हैं आप, और फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। दरअसल अब्दुल बिस्मिल्लाह को पढ़ना मेरे नज़दीक इसलिए बहुत अहम हो जाता है और बहुत बामानी हो जाता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ या हम जैसे लोग जहाँ से आते हैं वहाँ हमने देखा है कि धार्मिक संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, और जब धर्म को व्याख्या करने की बारी आती है, हालांकि मैं यहाँ पे माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि यहाँ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो जब धर्म को व्याख्या करने की नौबत आती है तो कभी हमारे यहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी, जैसा अभी तसनीफ भाई एक अंश पढ़ रहे थे तो उसमें हेला का जिक्र किया हूँ, तो उस तरह से किताब लिखते हैं हलाल खोर, जहाँ हमें बताया जाता है कि हलाल खोर ये होते हैं, फलां प्रॉफिट से उनका ये रिश्ता है। इस तरह की तमाम बातें जैसे बहुत कोई बड़ी मतलब एक तरह से कारनामा हो, बड़ी अहम जाती हो, या उनके साथ बड़ी सारी सिफतें लगा दी गई हों, उनकी अपनी खूबियाँ हों। लेकिन वही ख्वाजा हसन निज़ामी फिर लिख देते हैं कि लेकिन इनसे शादी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इनको ये ओहदा तो नहीं दिया जा सकता। इस तरह की बातें होती हैं। फिर आपने एक बहुत मशहूर किताब का नाम सुन रखा होगा, बहिश्ती ज़ेवर, जहाँ जो हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है कि लड़कियों को शादी के बाद मतलब तोहफे में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता रहा है। उसमें भी तमाम मसावात, जिसको सर ने कुठाव में कहा भी है मसावात का झुंझुना, कि मसावात के नारे लगाए जाते हैं तमाम तरह से कि हर मुसलमान बराबर है, लेकिन वहाँ भी फिर स्टैंड यही लिया जाता है कि ये बिरादरी इस बिरादरी से शादी नहीं कर सकती, ये इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। ऐसी तमाम बातें, मतलब इस तरह की चीज़ें जो धर्म की व्याख्या के नाम पर छुपा ली गई थी। और उसमें भी दिलचस्प पहलू ये है कि हमारा उर्दू साहित्य, जिसको किसी भी वजह से मतलब गलत फहमी के बिना पर ये मान लिया गया कि ये मुसलमानों का साहित्य है या मुसलमानों की ज़बान उर्दू है, आप कह सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ भी मैं आटे में नमक के बराबर भी ये मसला आपको नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी धड़क, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा हो, धड़क 2। उसमें मैंने ये देखा कि ठीक है वो एक हिंदुओं के यहाँ जो कास्ट व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है उस पर है, लेकिन एक अंसारी का किरदार है, बहुत छोटा सीन है, और इस तरह से वो फिल्म तक वो मसला पहुँचा है। तो मेरा ये इन सारी बातों को कहने का मकसद ये है, जिसको मैं संदर्भ के तौर पर दे रहा हूँ सर के सामने, कि इतनी बड़ी सच्चाई जिसको किसी धार्मिक इदारों ने छुपा लिया, या हमारे यहाँ ये नारा लगाया गया जिसको आपको मसावात का झुंझुना कहा, जब आप उसका बयानिया लिखते हैं, जब आप उसका नरेशन देते हैं हमें, तो हमें बड़ी हैरत होती है कि एक हलाल खोर की वो डिटेलिंग जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जिसको परफेक्शन कहा जा रहा है, वो सारी डिटेलिंग मुझे लगता है कि शायद जब तक फील्ड में ना उतरा जाए तब तक नहीं आ सकती। ये मरहला कैसे सर किया होगा आपने? इस सवाल को अगर शुरू इस तरह से किया जाता कि आपको यह बात कब समझ में आई कि मुसलमानों में जातिवाद है, पहला सवाल तो ये बनता था। ये बहुत बाद का सवाल है, हलाल खोर। पहला सवाल ये होना चाहिए था कि आपको ये बात कब समझ में आई कि मुस्लिम समाज में जातिवाद है। लेकिन खैर नहीं पूछा कि मैंने संदर्भ रखा सर, मैंने सवाल पूछा ही नहीं। सवाल नहीं पूछा, जवाब दे दिया। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, बताया मैंने, भिन्न भिन्न जगहों में रहा। बचपन में मैं मध्य प्रदेश में बता चुका हूँ। इतना तो मैं जानता था कि चूंकि आदिवासियों के बीच था तो आदिवासियों में भी जातियां हैं, गोंड, कोल, बैगा, भील, तमाम तरह की जातियां। लेकिन वहां जहां मैं रहता था तो अच्छा, ये पता नहीं क्या चक्कर है, मध्य प्रदेश में जितने मुसलमान मिलेंगे ज़्यादातर उनके अपने नाम का आगे खान लगाते हैं, खान लिखते हैं। हमारे लेखक शादी भी गुलशेर अहमद खां थे, तो ज़्यादातर खां ही मिले वहाँ मुझे, मुसलमान। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये खां कोई जाति है। हाँ,
मेरे मामू एक थे तो वो भाई उनके नाम क्या है, खां लगा हुआ है, नहीं जिसको देखो वही खां, ये खां 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 सब खां है। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि मुसलमानों में ये होगा कुछ खां, नहीं पता चला। अब साहब बिल्कुल नहीं पता चला, इसलिए ये जातियां क्या होती हैं। जब आ गए लौट कर इलाहाबाद, बिलापुर आ गए, तब भी मेरा जीवन था, मैं तो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। पिता बीमार पड़ गए, उनकी देखभाल करना, फिर मर ही गए पिता। हुआ क्या, हालांकि जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये घटना मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में है। एक बार क्या हुआ कि जब गांव में उत्तर प्रदेश वगैरह में गांव में जब शादी वगैरह होती है तो पूरे गांव को न्योता दिया जाता है, दावत दी जाती है, और जिसके घर में शादी हो रही है पूरे बिरादरी को दावत दी जा रही होती है। तो मुसलमानों के यहाँ भी तो किसी मुसलमान की शादी, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना बस याद है कि वो जैसे ब्राह्मणों की शादी है तो सारे ब्राह्मण एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, हाँ, ठाकुर एक साथ बैठ कर खाना खाएंगे, उसमें भी है ठाकुर एक साथ खाएंगे। कायस्थों को अलग खिलाया जाता था, वो भी ब्राह्मण के साथ नहीं खाते थे, ये भी सुन लीजिए इस लोगों में है। और वो जो सो कॉल्ड दलित वगैरह होते थे उनका तो लास्ट में नंबर आता था, अब वो अलग बैठ कर खिलाए जाते थे। और गांव में सिवा जमींदार अगर है कोई या धनाढ्य मुसलमान है तो उसको तो थोड़ा सा इज्जत दी जाती थी, है, लेकिन बाकी जो जातियां हैं जो उठाव में ये दलितों के बराबर ही हैं। जहां दलित बैठते थे थोड़ा सा इतना सा गैप देकर वहीं मुसलमानों को बैठा दिया जाता। बहरहाल लेकिन एक जगह मुसलमानों की शादी है तो सारे मुसलमान एक पात में खाना खा रहे हैं। अब एक सज्जन वहां भड़क गए, वो मुखड़ा क्या देखे उपन्यास वो घटना है। एक सज्जन भड़क गए, खड़े हो गए और ऐसे देखकर एक आदमी की तरफ कहा कि इसने गैर जात की लड़की से शादी की है, इसको इसमें हमारे साथ क्यों बैठा दिया गया, इसके साथ बैठ के हम खाना नहीं खाएंगे। मैं जो ये मेरे लिए जैसे हथौड़े के तरह लगा कि यार ये तो सभी मुसलमान हैं। जब सब मुसलमान हैं तो ये कौन सा है सब मुसलमान है। वहां से ये मेरे अंदर घुसी बात, ओ तो ये रोग बहुत गहरा है, ये रोग ये मुसलमानों में भी घुसा हुआ है, ये दिखता नहीं। ऊपर से दाढ़ी उड़ी रख लिया, टोपी लगा लिया, नमाज पढ़ लिया और ठीक है मुसलमान है, इसका मतलब कुछ है। तब से तो मैंने वहीं से खोजबीन मेरी शुरू हो गई। तो शुरुआत तो वहां से हुई, हाँ, और वहां से शुरुआत हुई तो लगा मैं देखने, मैंने कहा कि वो उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें काफी उजागर होने लगी। बहुत ज्यादा उजागर तब हुआ जब मैं एमए करने के बाद रिसर्च करने लगा।
PhD की, DPhil की डिग्री जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। विषय मेरा ऐसा था कि मध्यकालीन हिंदी काव्य में सांस्कृतिक समन्वय। जगदीश गुप्त मेरे गुरु, जिनसे बड़े झगड़े मेरे, बड़े मतभेद। जगदीश गुप्त कहते थे कि, मैंने कहा समन्वय क्या, किस चीज का करूं समन्वय चाहते हैं आप? तो कहते थे हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है जो मध्यकाल में हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट कविता पर पड़ा। मैंने कहा संस्कृतियां हिंदू मुसलमान नहीं होती। मैंने कहा संस्कृतियां हिंदू मुसलमान नहीं होती, जैसे भाषा का कोई धर्म नहीं होता कि ये हिंदुओं की भाषा है, ये मुसलमानों की भाषा। वैसे ही संस्कृतियां तो भौगोलिक होती हैं। एक भूगोल की एक संस्कृति है, एक इलाके की एक संस्कृति है, वहां जितने लोग रहते हैं। अगर आप मुस्लिम संस्कृति कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भारत के मुसलमान और अरब के मुसलमान और चीन के मुसलमान और जापान के मुसलमान, सबकी संस्कृति फिर एक होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं। अब वहां लेकिन तो अब आए हुए हैं गुरुदेव, लेकिन उस चक्कर में मैंने जातियों का जो मध्य का हिस्ट्री किताबें पढ़ने लगा। अब इतिहास की किताबों में जब घुसा मैं, तो ये आज नहीं, ये बहुत दिन से इस बात पर जोर दिया गया कि धर्म परिवर्तन पर रिसर्च होनी चाहिए। तो धर्म परिवर्तन पर जगदीश गुप्त का बल था कि धर्म परिवर्तन पर, तो धर्म परिवर्तन ढूंढता था इतिहास की किताबों में। उन इतिहास की किताबों में जब देखने को मिला, मुझे पढ़ने लगा तो कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में, किस किस इलाके में धर्म परिवर्तन जो हुए हैं, वहाँ कैसे कैसे हुए हैं, और कैसे कैसे मुसलमान तो होते चले गए लोग हैं। लेकिन जैसा कि लिखा है मैंने, एक्चुअली जाति का पूरा कंसेप्ट, जाति की पूरी अवधारणा ही जो है पेशे पर आधारित है। मुख्य रूप से जो बाल काटने का पेशा करता है, नाई, उसको कहा नाई है, हज्जाम नहीं उसको। देखिए ये बहुत अजीब बात है। संस्कृत में भी बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं जातियों को। हाँ, और मुसलमानों ने क्या काम किया कि उन्होंने भी बड़े अभी फारसी से ला कर नाम दिया, नाई नहीं हज्जाम। तो आज देखिए कि एक सुंदर सा नाम होना चाहिए, है ना। हाँ, अच्छा सा होना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो लगे कि हाँ भाई कोई बड़ी चीज है। अब बताइए कि जो ये मलमूत्र साफ कर रहे हैं वाले लोग थे, अब ये भी मुसलमान हो गए। इस चक्कर में वही मसावाद का झुंझुना जो बज रहा था, सब बराबर है, ये भी हो गए। अब इनको क्या किया जाए इनका। अच्छा, और यहां मैं ध्यान दिला दूं कि आपने तो हलाल खोर और ये सब पकड़ लिया, इसको भी पकड़ते कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं में मलमूत्र साफ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भंगी। और इसकी आपने व्याख्या भंगी कहा जाता है। आपने इसकी व्याख्या भी की है। व्याख्या की है ना मैंने, बिल्कुल। जबकि भाई नागर जी ने भी उपन्यास लिखा है ना, जो बहुत होगा, लेकिन उन्होंने भंगी का अर्थ नहीं बताया है। हाँ, मैंने व्याख्या, एक मुहावरा है,
मार मार का भंगी बना दो, ये मुहावरा है कि मार मार का भंगी बना दो। यानी हिंदू समाज में भी कोई हिंदू अगर ऐसा है जो प्रगतिशील बनने की कोशिश करता था, तो प्रगतिशील बनने का मतलब यह है कि जो रूढ़ियां हैं धार्मिक उनको नहीं माने। हाँ, धार्मिक रूढ़ी नहीं माने। हाँ, तो धार्मिक रूढ़ी जो नहीं से किनारा करता था तो प्रगतिशील बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको क्या होता था, दंडित किया जाता था। ये दंडित किया जाता था, उसको पिटाई की जाती थी और पिटाई करने के बाद उसको कहता था कि तुमने चूकी, हम धर्म के नियमों को भंग किया है, इसलिए तुम भंगी हो। जो परंपरा को भंग करे वो भंगी है। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की परंपरा को मानना होगा, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की परंपरा माननी होगी। आप नहीं मानेंगे तो मार मार के आपको भंगी बना देंगे। तो अब ये सब रहस्य उद्घाटन हुआ, भंगियों का इतिहास लिखा गया है। एक किताब है छोटी सी, भंगियों का इतिहास, वो पढ़ी मैंने। अब ये जब मुसलमान हुए तो इनको तो और भी सुंदर सा शब्द लाया गया। अब मेहतर, अब मेहतर तो अरबी भाषा का शब्द है, आप देखिए। और मेहतर, अच्छा बिल्कुल अरबी और फारसी में, फारसी को तो लोग मानते ही हैं कि फारसी में और संस्कृत में बहुत साम्य है, लेकिन अरबी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से साम्य रखते हैं। मेहतर शब्द भी वैसा ही है। संस्कृत में जो अर्थ महत्तर का है वही अर्थ अरबी में मेहतर का है। महत्तर जो महान हो, महान, महत्तर, महत्तम, है तो वही मेहतर। तो कहा कि अरे भाई तुम छोटे मोटे आदमी थोड़े हो, तुम तो मेहतर हो, महत्तर हो। अरे आप पखाना साफ कर रहा है, कह रहे हैं आप महत्तर है। अब बात बनी नहीं, तो कहा कि अरे भाई सारे जातियां जो है वो क्या कहते हैं, कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और फिर भी बड़ी बनी रहती। अकेले तुम ही जाति हो, तुम्हारी जाति है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो। तो जो ईमानदारी से काम करता है वो हलाल की कमाई खाता है, क्योंकि हलाल यानी जो पवित्र है। हलाल मतलब जो जायज है। तो हलाल अरबी शब्द है और खोर फारसी है। खोर माने खाने वाला, हलाल की कमाई खाने वाला, तो कहा हलाल खोर। चलो मेहतर से बात नहीं बन रही है तो हलाल खोर समझ लो अपने को। लो भैया, अब हलाल खोर, अब हलाल खोर में से जो हलाल शब्द ही छोटा होते 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 हेला बन गया। हाँ, देखिए शब्द चाहे जितना चुन चुन कर आप दें,
हाँ, जितने सुंदर चाहे शब्द दे दें। महात्मा गांधी ने कितना सुंदर शब्द हरिजन दिया था, हाँ, लेकिन आप हरिजन किसी को कह सकते हैं क्या? कि आइए महाराज हरिजन जी, हाँ, बिगड़ जाएगा। वो ये थोड़े आप समझा पाएंगे कि हरि का जन है, आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसलिए आप हरिजन हैं। हाँ, गांधी जी ने ये सोच कर दिया होगा, लेकिन आप नहीं कह सकते। हाँ, तो चाहे जितने सुंदर शब्दों से आप अभिभूषित कर दें, उस दूषण को आपका भूषण जो है खत्म नहीं कर सकता। मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो कुठाव 2019 की रचना है और मुखड़ा क्या देखे की चर्चा हुई वो 90s का है। 96 में है। 96 80s की आपकी एक कहानी है जो इसी विषय पर है, आलिया धोबी और पाव भर गोश्त। हाँ। और वो बिल्कुल इसी विषय पर है, जिसमें नसीम भाषण देना शुरू करता है मुस्लिम समुदाय के जमावड़े में, और वो यही बताता है कि इस्लाम में तो मसावात का संदेश दिया गया है, इत्यादि इत्यादि। तो उस समय से ये विषय आपके अंदर कुलबुला रहा था, जो बाकायदा उपन्यास की शक्ल में निकल के आया। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, 2 जगहों पे मैंने इस तरह का रेफरेंस देखा कि आप थोड़ा सा हिंदुओं को छूट देते हैं इस मामले में, ऐसा मुझे लगा। देखिए, मैं आपको एक अंश पढ़ के सुनाता हूँ। ये नसीम जब कह रहा है आलिया धोबी और पाव भर गोश्त में, जो शेख हैं, जो सैयद और जो सिद्दीकी और खान हैं, वे नाइयों, धोबियों और जुलाहों, धुनियों से नफरत करते हैं, जैसे किसी जमाने में ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्रों से नफरत करते थे। ये क्यों? जैसे करते थे, करते हैं, क्यों नहीं? और इससे मिलती जुलती बात मैंने फिर बाद की एक कहानी में भी पढ़ी। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे मुस्लिम समाज के बारे में लिखते हुए आप भले ही ये न कहें कि मुझे मुस्लिम लेखक क्यों मानोगे तुम, और हम मानते भी नहीं है। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त के बारे में कह दिया कि देखो हमारे बीच में एक ईसाई भी बैठा है, तो बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने कहा कि तुम ईसाई कहेगा। तो बावजूद इसके मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के बारे में लिखते हुए आप पूरे अधिकार से लिख रहे होते हैं, और हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी करने में शायद थोड़ा सा इस मामले में जैसे अधिकार न हो, कुछ इस भाव से किनारे कर लेते हैं। तो इस तरह का वाक्य क्यों? समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। देखिए ऐसा है कि इसको मैं आत्म स्वीकार कर रहा हूँ, इसको आप चूक समझिए, इसको आप चूक समझिए। मुझे हैं लिखना चाहिए कि करते हैं, उसकी जगह थे लिख गया, प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस में चला गया है। तो यह व्याकरण की चूक ये है, ये मान लीजिए इसको। पहली बात तो ये मैं लेकिन दूसरी बात बताता हूँ आपको कि हिंदू समाज में अब आपको थोड़ा और बताता हूं कि सिर्फ इसको व्याकरण तक ही रखिए सही। हाँ वो तो मान लिया। हाँ, इसलिए कि जब ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बड़ा इसको ये अर्थ में मत लीजिएगा कि मैं राजनीतिक कोई वक्तव्य दे रहा हूँ। जब से आरक्षण की सुविधा शुरू हुई SC ST में, और उस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की वजह से इन जातियों के लोगों में से कुछ प्रतिशत लोग प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, तब से वो जो घृणा करने
का जो भाव है वो पास्ट टेंस में जाने लगा, वो प्रेजेंट में कम होने लगा। पास्ट में तो 100% था, प्रेजेंट में उसका प्रतिशत कम हो गया, है ना। क्योंकि यह सुविधा मुसलमान को तो मिली नहीं। तो मुसलमान तो आज भी वही है ना, मुसलमान तो आज भी वही है, क्योंकि मुसलमान में जब इसका कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें कुठाओं में लिखा है मैंने कि आप आरक्षण कैसे दिलवा देंगे। आप मुस्लिम समाज की तमाम जातियों को गिनवा दें, लेकिन क्या शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में उसको मनवा लेंगे क्या? कोई भी सरकार इसको मान लेगी क्या? नो। और अगर वो कहे, मान लो कि कमेटी बना देते हैं, तो कमेटी किसकी बनेगी? कमेटी बनेगी मुल्लाओं की, मौलवियों की कमेटी बनेगी। आप बताइए कि कोई कमेटी ये रिकमेंड करेगी क्या कि हाँ मुसलमानों में इतनी जातियां शेड्यूल्ड है, कास्ट हैं या अछूत हैं? नो, असंभव है कि नहीं। बड़ी मुश्किल से जाकर ओबीसी कैटेगरी को मान्यता दी गई मुस्लिम समाज में कि कुछ जातियों को ओबीसी, अदर बैकवर्ड, और बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ ट्राइबल इलाकों में मुसलमानों को एसटी की सुविधा भी मिली, बशर्ते वो जाति का प्रमाण पत्र दें कि वो मुसलमान होने से पहले ट्राइबल थे, हैं? और ओबीसी वालों को भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है जाति का, है कि नहीं। और बता दूं कि मुसलमानों को ये सर्टिफिकेट आसानी से मिलता नहीं, और एससी का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एससी को मिल गया सर्टिफिकेट तो फिर इस्लाम का मसावात का क्या होगा? फिर तो पूरा इस्लाम ही खतरे में पड़ जाएगा फिर तो, है? तो इसलिए हिंदू समाज में धीरे धीरे 6 की कैटेगरी में कुछ प्रतिशत चले गए, लेकिन मुस्लिम समाज में 6 नहीं हो पाया। वो हैं की कैटेगरी में ही है कि नहीं, है? तो इसलिए मात्र व्याकरण की चूक नहीं है, या मैं सतर्क भी रहा हूँ। अब मैं समझ गया। आप कुछ पूछेंगे? तो मैं जरा सा खास तौर से औरतों की तरफ आना चाह रहा हूँ। अरे भाई, औरतों तो मत जाइए, यही रहिए। जी जी, हाँ, अच्छा। वो बहरहाल वो यहाँ रहा नहीं जा सकता, उनकी तरफ आना ही पड़ेगा। हाँ। वो इस तरह से है कि जब हम आपके यहाँ देखते हैं स्त्रियों को कि कई मौके पर वो स्टैंड भी लेती हैं, कहीं कहीं इनकलाब की बात करती हैं, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जुल्म सहती हुई भी नज़र आती हैं। अब जहरबाद में भी उसका एक देख सकते हैं स्वरूप है, और फिर हम कुठाओं में भी देख सकते हैं, वहाँ सितारा हुमा जैसी भी लड़कियाँ हैं, और उसी में उनका इश्क भी है, वो अपनी तरह से अलग अलग जगहों पर है। लेकिन मुझे समर से ख़ास तौर से एक चीज़ याद आ रही है कि वहाँ आप जिस तरह से इश्क को नाम देते हैं, हालांकि आप उसको मजाक के सेंस में ख़ास तरह से कहते हैं, तो वो क्या एक लिखने वाले का मर्दवादी रवैया है, या अगर हम उससे अलग होकर पूछें कि अब्दुल बिस्मिल्लाह के नज़दीक औरतों का इश्क प्रेम एक्चुअली में है क्या, और अगर उसमें भी मुसलमान औरतों की बात करें तो आप कैसे देखते हैं उनकी औरतों के इश्क को या प्रेम? मैं कोई मर्दवादी नहीं हूँ,
नहीं मैं आप एक इस बात वाक्य को माइक पे बोले। एक वाक्य मेरे साहित्य में से एक वाक्य कोई यहाँ निकाल कर लिख पढ़ के सुनाए मुझे, और यहाँ बैठी हुई है इतनी लोग बैठी हुई हैं जो सब पढ़ी लिखी है, एक वाक्य कोई बता दे कि यह मर्दवादी वाक्य है तो मैं स्वीकार कर लूँगा और गलती मान लूँगा, क्षमा भी मांग लूँगा। ना मैं मर्दवादी हूँ ना मैं औरतवादी हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं लेखक हूँ। और प्रेम है, प्रेम करना दोनों का अधिकार है। वह पुरुष का अधिकार अगर है तो स्त्री का भी है, क्यों नहीं है, और होना चाहिए, और बिल्कुल है। कहाँ है आपको लगा ऐसा कि मैंने इस पर कोई एतराज जताया हो? बताइए, मेरे कहीं पर है क्या ऐसा? जो मिलेगा फिर ना। हाँ, और जगहों पर असल जो ऐसा ये है, ये नहीं, ये आप इसको समझ नहीं पाए। ये समझ नहीं पाए हैं। वाक्य सुना दे रहा हूँ पढ़कर। वो वाक्य ये है कि दरअसल पुरुष का प्रेम जिस लड़की को इन्वर्टर का नाम लिखा है, लड़की नाम के मादा जीव से होता है, वह इतनी लाचार, कायर और नासमझ होती है कि प्रेम के लिए कतई उपयुक्त नहीं होती। ये मर्द के बारे में कहा जा रहा है, ये मर्द के बारे में कहा जा रहा है कि मर्द ऐसा सोचता है कि ये कोई प्रेम करने वाली चीज़ है, ये मादा जीव, ये मर्द कह रहा है। तो ये तो मर्द की आलोचना हो गई, ये स्त्री की आलोचना नहीं है, ये तो पुरुष की आलोचना हो गई कि पुरुष को कहना ये तो प्रेम करने लायक ही नहीं है ना। हाँ, तो ये तो क्योंकि वो स्त्री को लाचार, कायर समझ रहा है। अरे भाई, ना स्त्री लाचार होती ना कायर होती, तुम कायर हो, तुम लाचार हो, है ना। और ये इसीलिए इसको मैंने गाली इसमें एक है कि इस तरह मेरे पे काम तो हो गया। तो ये भी क्लियर दिया, ये मैं अपने ही प्रेम के बारे में लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ ये कर रहा था मैं झूठ मूठ का। हाँ, तो अब ये जो है या वो थोड़ा सा शायद भ्रम हो गया है, वो मैंने क्लियर कर दिया उसको कि ये पुरुष ऐसा सोचता है जो कि गलत है, रॉन्ग है, न वो कायर है न वो लाचार। हाँ, तो स्त्रीवादी तो हुए ना। मैं औरत जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ देखो, मेरा एक वाक्य है, कि मैं अत्याचारी और अत्याचार जिसके प्रति किया जा रहा है, दोनों के बीच में अगर मैं हूँ तो मैं किसके साथ खड़ा होऊंगा? मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं बदल लूंगा अपने को। अगर औरत अत्याचार करेगी मर्द से तो मर्द के साथ जाऊंगा मैं, और मर्द अगर औरत के साथ अत्याचार करेगा मैं औरत के साथ जाऊंगा, है ना। मतलब उसके साथ मैं नहीं रहूंगा जो अत्याचार करेगा, मैं फौरन पलट जाऊंगा। मैं पलटू राम हूँ, मैं अत्याचार करने वाले का साथ दूंगा ही नहीं, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो गलत ही हो। हाँ, ये चलिए तस्नीम भाई। बहुत ही मजेदार गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन समय की भी समस्या है। और मुझे अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर शायर का शेर याद आ रहा था रहने की। इस तरह से सवालों में वो चूक ढूंढ लेते हैं, उसके हवाले से कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अब मैं आप लोगों में से अगर कोई गलत सवाल पूछने की तो जरूर वो। मेरा एक सवाल था सर, धर्म के अलावा और जाति के अलावा अगर एक तमिलियन मुसलमान है
और एक यूपी बिहार का मुसलमान है, उनमें लैंग्वेज एफिनिटी को लेकर एक अलग टसल होता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। ये होता नहीं, कराया जाता है। ये कराया जाता है। मैं बता दूं कि अभी एक संजीव कह रहे थे कि ये जो आलिया धोबी और पाव और गोश्त कहानी का जिक्र करते हुए कि शायद वहीं से आइडिया आपके पास आया होगा ये उठाओ लिखने का। तो मैं एक इस पर जानकारी दे दूं कि आइडिया वहाँ से नहीं आया। ये आइडिया आया, ये जन्म लिया जर्मनी। देखिए, दो झूठ हैं भारतीय मुसलमानों के बारे में जो पूरी दुनिया में फैलाए गए हैं। दो झूठ, जिसमें पहला झूठ ये है जो कि मुसलमान सारे बराबर हैं, ये पहला झूठ है। दूसरा झूठ भाषा को लेकर है कि मुसलमानों की भाषा उर्दू। तो वहाँ जर्मनी में जो एक सेशन था जिसमें कि मेरा लेक्चर था, तो मैं बोला भारतीय मुस्लिम समाज पर, तो भाषा के संदर्भ में मैंने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ है। बंगाल का मुसलमान तो उर्दू नहीं बोलता, वो बंगला बोलता है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है। जो जिस प्रांत का जो रहने वाला है वो उसी प्रांत की वो भाषा बोलता है। यहाँ तक कि बोलियां भी, हम लोग तो बोलियों के क्षेत्र के हैं ना। जो अवध का क्षेत्र अवधी बोलता है, भोजपुर का भोजपुरी क्षेत्र का वो भोजपुरी बोलता है, वो चाहे जिस भी हो। और इसीलिए देखिए वहाँ पर मामला झगड़ों के है ही नहीं है। तमिलनाडु में या कर्नाटक में, अभी कर्नाटक की एक लेखिका बानू मुश्ताक को जो बुकर प्राइज मिला है, आप देखिए कि उनके यहाँ कन्नड़ भाषी हैं, सारी मुसलमान पात्र हैं, सब कन्नड़ भाषी हैं। तमिलनाडु में वहाँ की एक लेखिका है सलमा नाम की, उसका एक उपन्यास आया है। हालांकि उसमें एक शब्द गड़बड़ लगा मुझे कि हाँ, लेकिन मुझे मैंने पता किया तो पता चला कि साहब वहाँ पर यही बोलते हैं। क्योंकि जो नमाज के टाइम है, फज्र मगरिब वगैरह, तो जो दोपहर में एक नमाज होती है तो हम ज़ोहर का नमाज कहते हैं। ज़ोहर, वो जो अंग्रेजी अनुवाद उसका हुआ है वो पढ़ा सलमा का जो उपन्यास है, जहाँ जहाँ ज़ोहर है वहाँ पर लोहर लिखा हुआ है। तो लोहर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं व्याख्यान दे रहा था ऐसे रिफ्रेशर कोर्स में, तो अध्यापिका तो उसमें तमिलनाडु की भी एक अध्यापिका बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि मेरी समझ नहीं आया कि लोहर क्यों लिखा हुआ है जोहर को। तो फिर उस महिला अध्यापिका ने कहा कि तमिलनाडु में उसको लोहर ही बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, उसके क्या कारण होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन भाषा का कोई मामला नहीं है, और यह अगर है तो गलत है। पहले ही मैंने कह दिया कि न भाषा का धर्म से कोई संबंध है, न जाति से संदर्भ है। भाषा भाषा होती है, धर्म धर्म होता है, कोई लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ति है और मैं बिल्कुल रचनाओं पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ। ये 75 साल के उपलक्ष्य में है, तो मेरा सवाल जीवन पर ही है। दरअसल मैं वहाँ अटक गई जब आपने बताया कि 2.5 साल की उम्र में आप इकलौते बची हुई संतान थी, तो माँ कितनी आपको लेकर सुरक्षा भाव में रहती थी कि उन्होंने गांव और राज्य ही बदल दिया। फिर थोड़े दिन के बाद माँ नहीं रही, और उसके बीच में ये भी हुआ कि पिता ने आपके लिए स्कूल की ऐसी व्यवस्था कराई कि अध्यापक कंधे पर ले जाते थे। मतलब बहुत पैम्पर्ड बच्चा, बहुत जिसको प्यार से पाला जा रहा हो। और फिर आपको पिता वापस अपने अवधि क्षेत्र में ले आए और किशोर उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो भी नहीं।
तो एक बच्चा जिसके माता पिता दोनों नहीं रहते उसको हम कहते हैं यतीम या अनाथ। तो एक बच्चा जो इतने नाजों से पाला जा रहा है और फिर वो अनाथ हो गया। आज 75 साल में आप मुड़कर उस बच्चे को कैसे, मतलब एक आजकल बहुत हम लोग शिक्षा में कहते हैं बचपन का ट्रॉमा, तो वो ट्रॉमा आपके लिए बहुत लेखन का संसार रचनात्मक उसके विकास के लिए आया, या किस तरीके से आज देखते हैं 75 साल के होकर उस 14 साल या 10 साल के बच्चे? अच्छा सवाल। देखिए, एक कहानीकार हूँ तो इसका जवाब एक कहानी सुना कर देता हूँ। कहानी सच्ची घटना है। हमारे विभाग में एक नई अध्यापिका आई। ये हमारे यहाँ जो विद्यार्थी जामिया के आए होंगे उनको ये घटना पता है, उनके लिए नई बात नहीं है। एक नई अध्यापिका आई, इत्तेफाक से उन दिनों में ऑफिसिएटिंग हेड था, तो मैंने ही उनको ज्वाइन करवाया। दिसंबर के महीने में ज्वाइन किया। उन दिनों छुट्टियां थी, जनवरी जब यूनिवर्सिटी खुली तो उनको टाइम टेबल दे दिया गया। जब क्लास में पढ़ाने गई, वो तो बीए की क्लास में पढ़ाने गई। एक दो दिन भी पढ़ाया होगा कि किसी लड़की ने, कोई छात्रा ने उनसे पूछा कि मैम आपने जो हेड सर है, हालांकि मैं ऑफिसिएटिंग हेड था लेकिन हेड चाहे कोई भी रहा हो, लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह साहब ही हेड हैं जी, विभाग के दूसरा कोई हेड है। तो वो कह रहे थे उनका वो उपन्यास एक समर शेष है, आपने पढ़ा है? अब तक पका गई बेचारी, उसने मेरा कोई साहित्य नहीं पढ़ा था। तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा। कहना आप पढ़ लीजिए। तो कहा कि भाई अभी तो मेरे लाइब्रेरी के कार्ड भी नहीं बने। कहना हम ला देंगे। तो कहे वो लाइब्रेरी से लाकर उस छात्र ने दे दिया और वो पढ़ गए। अगले दिन वो आई तो अध्यक्ष छुट्टी पर थे, तो मैं अध्यक्ष के रूम में तो नहीं बैठता था, अपने कमरे में बैठता था। शायद अशोक चक्रधर से अध्यक्ष या असगर भाई से अध्यक्ष, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो वो आई, कमरे क्लास थी, कोई क्लास से विद्यार्थी निकल गए तो दरवाजे पर खड़ी हैं। कहा सर मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा आ जाओ। तो और देखा कि पसीने उनके माथे पर। मैंने उससे परेशान है वो। मैंने कहा बैठो 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 बैठो, तो परेशान बहुत लग रही हो, तो ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने पीएनओ को बुलाया, कहा पानी लाओ पिला। तो कह रही है कि सर मैं आपका उपन्यास समर शेष है रात में पढ़ गई, और मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें मैं पूछने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं सारे प्रश्न भूल चुकी हूँ, भूल गई। मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में इत्मीनान से पूछ लेना। अब बैठी चुपचाप। तो मैंने कहा कि अब तुम आई हो तो ज़्यादा नहीं, एक सवाल तो पूछ ही लो कम से कम। जो सोच कर आई थी भूल गई, नया बना लो कोई। तो उसने एक सवाल रखा मेरे सामने जो आपने रखा है। नहीं, पहले तो उसने पूछा कि सर अपने इस उपन्यास को क्या कभी आप खुद पढ़ते हैं? तो मैंने कहा हाँ कभी कभी मन करता है तो पढ़ता हूँ। कैसा लगता है? तो मैंने कहा कि लगता है कि या तो इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो झूठ है, या आज मैं जो हूं ये झूठ है। क्योंकि ये दोनों सच नहीं हो सकते। वह बच्चा समर शेष का जिस तरह का जीवन जी रहा है, उसमें उसकी परिणति जो होती वो या तो कहीं मजदूरी कर रहा होता, या कहीं भीख मांग रहा होता,
या कहीं मर जाता, आत्महत्या कर लेता, या पता नहीं क्या होता उसका। वो आज न तो लेखक होता, न प्रोफेसर होता, न कुछ होता। वो चूल्हे भाड़ में भी जाने लायक नहीं था। तो कुछ न होता, जीरो, नथिंग। तो या तो ये झूठ है या ये झूठ है। यही मेरा जवाब है। और ड्रामा में नहीं जीता मैं। आज की महफिल बहुत शानदार रही। अब्दुल मिसला जी जब भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो किसी का भी उठने का मन नहीं करता, और सब यही चाहते हैं कि बातचीत और लंबी चलती रहे और ऐसे ही समाज बना रहे। फिर आज की आयोजन यही समाप्त होगा, और आज ये सफल आयोजन के लिए मैं सजीव जी, फयाज जी, तशरीफ जी और नेहा जी का बेहद शुक्रिया करूँगा जिन्होंने समय निकाला और यहाँ पे इस बातचीत को सफल बनाया। और अब्दुल मिसला जी का विशेष बहुत हार्दिक आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी बातचीत करी और सबके सवालों का तहे दिल से बहुत अच्छे सबके जवाब दिया, और सभी अपने जवाब पाके संतुष्ट लग रहे हैं। और साथ ही IIC सभी मीडिया कर्मी और पूरी राजकमल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।